क्या होता है। तो सेंट वर्ड का मतलब बेसिकली 100 हो गया, और पर 100 का मतलब 100 में कोई कितना है, इन हंड्रेड्स कितना है। ठीक है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, तो अगर सपोज आपके मार्क्स या टेस्ट पेपर आपका 600 मार्क्स का हुआ है, बोर्ड के पेपर्स यूजुअली, और उसमें से आपके लेट सपोज 570 है, तो 600 में से तो आपके इतने हैं, और 1 में कितने होंगे, 570 बाई 600, 1 नंबर का टेस्ट होता और 100 नंबर का होता तो इतने होंगे। तो ये आपका नियरली 95%, 954 330, ठीक है, नियरली 95% मार्क्स आते हैं। इज इट क्लियर? तो जो वर्ड में समझा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल में जब आपके नंबर दिए जाते हैं टेस्ट में, यूजुअली टीचर ऐसे दे देता है 29/30। ये /30 क्यों लगाता है, ये ऐसे क्यों लगाता है, व्हाट दिस मीन, इसका मतलब क्या है। जो भी चीज ओब्लिक में जाती है वो पर, वेरी गुड, एक आध बच्चा बोलना चाह रहा है, इसका मतलब वो यही जानता है कि ये 29/30 में, ये मत बोलना कोई 29 मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ओब्लिक टोटल मार्क्स हैं। अबे वो तो दुनिया को पता है। समझने वाली बात क्या है, ये बात तो सही है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब टीचर्स को भी नहीं पता। क्या है कि अगर 29 नंबर के टेस्ट में, सॉरी, अगर 13 नंबर के टेस्ट में आपके 29 आए हैं, तो 1 मार्क के टेस्ट में आपके कितने आते। तो बेसिकली इट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मार्क ऑफ टेस्ट। 30 या 29/30 क्यों लिखते हैं, ऊपर क्यों नहीं लिखते मैक्सिमम मार्क्स, नीचे क्यों लिखते हैं, तो बेसिकली वो बता रहे होते हैं एक में से कितने आए, दैट इज फ्रैक्शन। एक में से कितने आए, 30/29 आए। इज इट क्लियर? और जब एक में पता चल गया, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी अप्रोच। हमारे अधिकतर यूनिटरी अप्रोच करनी है कि एक में से इतना है तो 100 में कितना होगा, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें पता लग जाएगा 100 में कितना है। तो परसेंटेज का मतलब इन 100 है, 100 में से कोई चीज कितनी है। पहले हमें 30 में पता थी कि 30 में से 29 है, तो अगर 100 नंबर का टेस्ट होता तो कितने आते, तो ये तरीका हो गया। सिमिलरली हिंदी में इसी वर्ड को कहा जाता है वॉट एवर दैट इज प्रतिशत, है ना, ऐसे कहा जाता है प्रतिशत, कितने प्रतिशत मार्क्स हैं। तो बच्चों यहाँ प्रतिशत वर्ड में शत का मतलब होता है 100, कहते नहीं शत शत नमः, और प्रति का मतलब पर 100, तो वही है परसेंट या प्रतिशत, दैट इज पर 100। 100 में से कोई कितना है, दिस वन। अब बेटा प्रतिशत या परसेंट कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने आपसे कह दिया कि मीथेन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो ये थोड़ा एटॉमिक वेट का गेम है। आपको ये मालूम होना चाहिए CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। इससे ज्यादा अभी अभी आप हाइड्रोजन और इसमें घुसेंगे नहीं। वेरी गुड बेटा प्रांजल। तो इसका मतलब टोटल वेट हमारा हो गया 16, यहाँ 4 हाइड्रोजन है ये, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, मोलर मास कहलाता है, वो 16 दिया। तो अगर मैंने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो वेट या मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल रहा हूं तो हाइड्रोजन का वेट 4 है, टोटल का वेट 16 है, और इसीलिए ये 25% आया। और अगर हाइड्रोजन 25% है तो ऑब्वियसली कार्बन 75% हो गया। ठीक है, तो अब आप परसेंटेज का बेसिक सेंस तो समझ गए हैं, एंड आई होप तो आप परसेंटेज बेसिकली कैसे निकालनी है निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा परसेंटेज कैसे निकालनी। ओके, देखिए बेटा, सपोज मैंने ये कहा, अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को अभी डाउट अगर है या नहीं पता है तो मैं उनके लिए कुछ एटॉमिक वेट्स बोल देता हूं कि बार बार ना बताने पड़े। ठीक है, हाइड्रोजन कई बार आएगा, उसका वेट 1 आएगा, कार्बन कई बार आएगा, उसका वेट 12 लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, इसमें बहुत गलती करते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट 16, और इसके बाद सोडियम भी आएगा आज 23, मैग्नीशियम नहीं आएगा लेकिन चलो 24, एल्यूमिनियम नहीं आएगा लेकिन 27,
और उसके बाद फॉस्फोरस छोड़ दीजिए, सल्फर 32 और क्लोरीन 35.5। इसमें से जो आपको नहीं पता वो लिख लीजिए। और कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही है, वैसे दोनों को ही 40 कह सकते हैं। पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम 40 है, मैग्नीज 55 और आयरन 56। ठीक है, इतने वर्ड या इतने एटॉमिक मास आप लिख लीजिए और किसी में दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, ये ठीक ऑलमोस्ट 15 के आसपास होंगे, या 1 2 3 4 5 6 7 3 10 3 13, 1 2 और लिख देते तो 15 आ जाते। तो पहले 30 में हम 15 को याद करने के लिए कहते हैं, पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। पहला क्वेश्चन, यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ। ऑब्वियसली मुझे पता है, आप फॉर्मूला पूछेंगे, NH2CO NH2 इज यूरिया। ये है यूरिया, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, मैं ही आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छा खुद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, खुद कर लीजिए। किसी बच्चे ने आंसर दिया अभी? देखिए बेटा, यूरिया का पहले आप एटॉमिक वेट निकालेंगे या पूरा मोलर मास निकालेंगे। तो यूरिया का मोलर मास आपका आना चाहिए, आया 60 आ रहा है, नहीं आ रहा? 2 नाइट्रोजन है 28, तो यस, और 4 हाइड्रोजन है 32, और 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, 32 + 28 60। तो यूरिया का मोलर मास आपका 60 आएगा। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन का वेट 28, टोटल वेट 60 × 100। और एक कॉमन सेंस है, अगर ये 30 होता तो 50% हो जाता। ये 30 से कम है तो 50% से थोड़ा सा कम आएगा। और आप एग्जैक्ट करके देखिए, शायद 46.66 आ जाएगा। 6 4 टाइम 24 एंड 40 46.67% ये आ गया। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 46.67, बिल्कुल सही है बेटा। या आप एग्जैक्ट करना चाहें तो करते रहें, ये तरीका है। अब आप निकाल लेंगे, तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 2 चीजें अच्छी तरीके से आ जाएंगी। कौन सी 2 चीजें? एक तो परसेंटेज निकालना, और बेटा कॉमन सेंस है, ये मोलर मास निकालना भी आ गया, तभी तो आप परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। वेट अपॉन टोटल वेट तभी तो कर पा रहे हैं जब आपको टोटल एटॉमिक वेट ऐड करके आता है निकालना। तो पहले हम चाहेंगे, आप परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे मैंने कहा परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज निकालिए। तो मेरा मकसद है मॉलिक्यूलर मास भी आप सही से निकालें। ठीक है, तो कार्बन की परसेंटेज आपने निकालनी है। सपोज इजी से स्टार्ट करेंगे, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 5-5 करके करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड, इथेन, C2H6 इथेन। एंड एक और ले लेते हैं बेटा, मीथेन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा बढ़ाएं, चलिए अभी नहीं बढ़ाते। C2H4, इसे इथीन कहते हैं, इससे इथेन कहते हैं। ये कार्बन सॉरी, ये डाइऑक्साइड है और ये मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑब्वियसली ये मीथेन है। तो एक एक करके देखेंगे आप। ऑब्वियस सी बात है, मैं जो चाह रहा हूं, पहले आप मोलर मास लिखें सबके, इनके 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 मोलर मास या मास बता दीजिए, मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद परसेंटेज का, चाहे आप खाली फॉर्मूला लिख लें, हमें पहले मोलर मास
सही से बताइए किसका मोलर मास आपका क्या आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। इसका मोलर मास 16 आएगा, इसका मोलर मास 28 आएगा। ओह सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड ही था, ठीक है 28, ठीक है। अब वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। 75% इसमें आपका आया है, बिल्कुल सही है। कार्बन का वेट, टोटल का वेट और इनटू 100, तो ये परसेंटेज 75 आई है, वेरी नाइस। दूसरे में कार्बन का वेट और टोटल का वेट, अब ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको। इसे 30 मान लो, 30 से अगर डिवाइड करते तो 40 आता, लेकिन ये 30 से कम है तो ज्यादा आएगा। 42.85 एक बच्चा कह रहा है, मैंने मान लिया है, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा है 42.8, तो मैंने मान लिया है, मे भी गलत हो तो लड़ना नहीं है। बिल्कुल सही है हर्षिता, बिल्कुल सही है बेटा नूपुर। अब तीसरे की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेट होता है 44, ठीक है 44। अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और इसमें एक बच्चे ने शायद 27.2 कहा है, जो मुझे ठीक ही लग रहा है। कार्बन का वेट 12, इसका वेट 44 इंटू 100, और मेरा तरीका वही रहता है हमेशा, इसे 40 मान लिया। 40 मानते ही ये 3 टाइम यानी 30%, लेकिन ये 40 से ज्यादा है तो इसलिए 30 से कम आएगा। 27.2 या 3% जो भी है वो सही माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मोलिकुलर मास है 30, ठीक है। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बस वैल्यू पढ़ रहा हूँ। प्रखर या जिन्होंने भी, एक दो बच्चों ने और भेजा है बेटा, 30 है। और यहाँ कार्बन का परसेंटेज 12/30, अब साफ पता चल गया 40% कार्बन है। वेरी गुड, एक दो बच्चों ने दे दिया तभी मैं समझ गया, ये कैलकुलेट करना आ गया उन्हें। 3 4 12 है और तुरंत 40% आएगा बेटा। 40 आएगा, 42 नहीं आएगा बेटा। एक बच्चे ने 42 कहा है शायद, वो देखे। अच्छा अगले का कहा होगा, इथेन का, वेरी गुड, ठीक है समझ गया मैं। तो ये अगले का वेट है 24 और 4 28, और परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 12/28 इंटू 100, और शायद आपने इसका 42 पॉइंट समथिंग बताया है, तो मैंने वो मान लिया है, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहा है 30 होता तो 40 आया था, और ये 42.8 यहाँ आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये परसेंटेज आप कार्बन के निकालने लगे, ठीक है। अब ये पहले 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले वो रेज योर हैंड या वो पूछे, सिर्फ जिसे डाउट है। जिसे नहीं डाउट है कुछ मत लिखो अभी। डाउट वाला कोई बच्चा है तो रेज योर हैंड या कुछ टाइप करेगा। कोई नहीं कर रहा। अब अगले 5 देखते हैं, लेवल बढ़ा के अब आपका पता चलेगा कितना लेवल है। 6 बेटा, ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। इसे केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, COOH होल ट्वाइस, ये कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये केमिस्ट्री में कहलाता है CH3COH, इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं एसिटिक एसिड, उसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये है कंपाउंड NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या इसे बेकिंग सोडा का मेन कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो इट इज मेन कंस्टिट्यूएंट इन बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वर्ड जब भी आएगा बीच में हाइड्रोजन, तो बाई वर्ड लगाते हैं या हाइड्रोजन लगाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। परसेंटेज ऑफ कार्बन ही निकालना है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जा रहे हैं, C6H12O6, आई होप सो सभी को पता है, इट इज ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। एंड 10th वन इज C12H22O11, C12H22O11, and it is known as सुक्रोज। तो मेरी इच्छा यही है कि आप पहले इन सब के सही से मोलर मास बता दीजिए। यहाँ पहले सही से मोलर मास आ जाए, ठीक है। और मोलर मास आने के बाद बेटा, मोलर मास आने के बाद फिर आप हमें बताएंगे यहाँ पे, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। परसेंटेज बात की बात है, पहले मोलर मास, हाँ एक एक करके कर दो। ओके,
सिक्स का एक बच्चे ने कहा है 90 मोलर मास है और परसेंटेज 60 है। अरे बहुत बढ़िया, ये है 90 मोलर मास, इन परसेंटेज 60 गलत लग रही है भाई। क्यों क्यों गलत लग रही है मुझे 60% पता है? क्योंकि कार्बन तो दो ही है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप मोलर मास सारे बता रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, गुड। तो ये मोलर मास इनका 90 है। पहले मैं एक एक कोई सॉल्व कर लूं ना, क्यों अलग अलग भागूं। उन्होंने अगले का मोलर मास बताया था, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहाँ दो कार्बन का वेट 24, टोटल का वेट 90 इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। और यहाँ 26.66% बता रहे हैं बच्चे, और होपफुली ये कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे या जो भी है। 26.67 मैंने लिख दिया राउंड ऑफ करके। बहुत बढ़िया। सेकेंड का वेट है 60 एंड ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली सेकेंड वाले में बेटा दो कार्बन है और दो कार्बन का वेट होता है 24, तो सीधा सीधा परसेंटेज पता चल रहा है 40। तो 24/60 इंटू 100, तो ये परसेंटेज डायरेक्ट आ गया 40। थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा 84, वेरी गुड। नहीं 84 आएगा, ये 84। तो ये 60 हो गया, ये दोनों मिला के 24 हो गए, तो ये वेट आ गया 84। और 84 में कार्बन तो एक ही है, तो 12/84 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें मिलेगा। और 12/84 का मतलब क्या हुआ जरा सोचो। 1200/84 करके हैं 120/84, तो मुश्किल से 84 वन टाइम 84, कुछ बचा कितना 40 के आसपास, 360, तो 84 थ्री टाइम। मुझे लग रहा है 13 या 14% के आसपास होना चाहिए। किसी बच्चे ने अगर 8th वाले को सॉल्व किया तो बताइए। किसी बच्चे ने अगर 8th वाले को सॉल्व किया हो तो प्लीज बताएं परसेंटेज। ओके 14% के आसपास, ठीक है। मुझे भी लग रहा है 12 7 84 1/7 आ गया, 100/7, तो 100/7 क्या, 7 1 टाइम 7 30, 7 4 28 20, तो 14.28 के आसपास आ रहा है। ये आ गया इसका परसेंटेज, ठीक है। आई होप सो किसी को थर्ड में गलती या कोई परेशानी ना हो। बेटा अगले का आप गलत कह रहे हैं मोलर मास, अदिति का सही है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं करते बेटा अदिति। 180 तक बहुत है, 0.1 को छोड़ो, ठीक है। हम होल नंबर में लेके ही चल रहे हैं ना सबका। तो हाइड्रोजन का 1.008 शायद आपने लिया हो या नेट से देखा हो, तो आप कह सकते हैं 180.1। नहीं, चलिए ठीक है। और बहुत बढ़िया पलाश, बहुत बढ़िया। यहाँ 72/180 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 18 4 टाइम्स, तो 40%। इसका वेट 342 बताया है एक दो बच्चों ने, है ना, वेरी गुड सम्यक, ठीक है। 342 और 12 कार्बन है, 12 कार्बन है और कार्बन का ऑब्वियसली होता भी 12 है, तो 144 डिवाइड बाई 342 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई आपकी नियरली, अगर मैं इसे 34.2 और वो 144 ही रहने दूं, 3 4 टाइम 40 के आसपास ही आ रही है ना। एक बच्चे ने 42 बताया है तो मैंने 42 लिख दिया है, आप चेक कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। हाँ 342 मोलर मास ही आएगा, सही है, मोलर मास 342, गुड। नेक्स्ट, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, हाँ ठीक है 42 ही आया बेटा, वेरी गुड पलाश। बताइए इन 10 क्वेश्चन में हमने जान के एक ही एलिमेंट की परसेंटेज निकलवाई है कि कंफ्यूजन ना हो बार बार क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। जिनको भी क्लियर है अब 1 टाइप कर दीजिए, क्योंकि अब हम फिर सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे, दूसरी चीज शुरू करेंगे। तो परसेंटेज निकालना सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब एक सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं हम पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। अ कंपाउंड हैव 20% nitrogen, its minimum molecular weight will be, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा।
ऑप्शन दे दिए मैंने 140, 280, 70 या नन ऑफ दी। ठीक है, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वुड बी 140, 280, 70, none of these. A compound has 20%, ठीक है, कंपाउंड हैज कर ले यार, ठीक है, 20% नाइट्रोजन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। करिए, एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है वो गलत है। लॉजिक भी लगाना है बच्चे थोड़ा सा। ओके, चेंज कर लिया इन्होंने। अदिति, प्रांजल, खुशबू, गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़े लिखे बच्चे, वेरी नाइस, आपने लॉजिक लगा दिया है, वेरी गुड। बेटा अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में 20% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने एटम होंगे? कम से कम एक एटम तो होगा। एक एटम से कम तो नाइट्रोजन हो ही नहीं, कम से कम एक तो होगा मिनिमम। और अगर एक एटम होगा तो उस एक एटम का वेट 14 होगा, मतलब मोलर मास के टर्म्स में कह रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एटम बोलना चाहिए, फिलहाल वो वेट 14 होगा। और मान लिया मैंने इस पूरे कंपाउंड, इसका मास था W ग्राम, और W ग्राम कंपाउंड का 20% नाइट्रोजन है, तो W का 20% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का एक एटम होगा। कई बच्चों ने गलती में यहाँ 28 ले लिया होगा N2 की वजह से, लेकिन जब वो कंपाउंड होता है तो वहां जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम्स जाके रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ एक बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा सर, अगर 30% से लेस होगा, 30% से लेस, मैं अभी देखता हूँ आपने क्या लिखा है। फिलहाल ये W ग्राम का कंपाउंड था, इस W ग्राम के कंपाउंड में नाइट्रोजन 20% था, तो हमने उसका 20% निकाला। अब नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे? कॉमन सेंस है, मिनिमम कहा है क्वेश्चन में, इट्स मिनिमम, तो कम से कम एक एटम तो होगा ही होगा। तो यहाँ 14 रखा, 25 टाइम 100, 14 5 टाइम 70, इसलिए आंसर 70 आएगा। ठीक है, मिनिमम कहा है इसलिए, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे कम? क्योंकि अगर 70 से कम है तो 20% निकाला, वो 20% 14 से कम आएगा, और अगर 14 से कम है उसका वेट, 14 से कम है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में हम कभी दिखाते नहीं। एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम रखने के लिए भी 14 वेट होना जरूरी है नाइट्रोजन के हिस्से में, और पूरे कंपाउंड का वेट कितना हो कि नाइट्रोजन का 14 हो कम से कम, तो पूरे कंपाउंड के वेट का 20% नाइट्रोजन होनी जरूरी। अब पूछिए बेटा, सम्यक आपने क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाया, आप कुछ कह रहे थे 30% से कम, प्लीज अनम्यूट होके पूछ लो जल्दी। सर एक बार रिपीट कर दी। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि अगर कोई एक कंपाउंड है, ये मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, इस थैलिया में रखा हुआ है, पुड़िया में रखा हुआ, और इस कंपाउंड में उन्होंने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो 20% है। तो कहा बताओ भाई ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जिसे कहते हैं, कम से कम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा? ठीक है, तो भैया अगर मिनिमम की बात करें, और हमें ये मालूम है कि नाइट्रोजन अगर यहाँ है तो कम से कम एक एटम तो होगा ही होगा ना, चाहे वो X2 हो, Y3 हो, या कोई भी एटम कितने भी हो, अगर मिनिमम की बात करेंगे एक एटम होगा ही होगा। यानी ये जो W ग्राम का हमने कंपाउंड का मोलर मास मान लिया, उसका जो 20% है उसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम होगा, और एक नाइट्रोजन एटम का वेट 14 होगा, तो कम से कम 14 तो रखना ही रखना है 20% की वैल्यू। तो W की वैल्यू यहां से निकल के आई 70, तो यानी 70 ग्राम का कंपाउंड होगा, तो 20 ग्राम सॉरी 20% उसका नाइट्रोजन होगा, और एक एटम आ जाएगा। अगर 70 से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, और एटम आ जाएंगे, 70 से कम है तो आ ही नहीं सकता। अब क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए, नहीं क्लियर है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। वेरी गुड, ओके समय क्लियर है, जिसने क्वेश्चन किया वो उसका आंसर यस नहीं सर। आया। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट। ठीक है, अब
ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन की परसेंटेज होती है शायद बहुत कम होती है, 0.04% होती है, उससे भी कम होती है। ठीक है, तो गिव मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर कई बार वो कह देते हैं हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 36,000 है, 36,000, और उसका 0.04% आयरन है, तो बताओ आयरन के कितने आइटम। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेके फिर हम बात करते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ओके ओके, एक सेकंड लगे बस। मोलर मास, चल कहा रहे, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है, 64,500। ठीक है, लिखें बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना दिया हमने, हीमोग्लोबिन। अब पता है इसमें ना बेटा, इसमें जब बुक वाले कहेंगे तो थोड़ी कहानी बढ़ा चढ़ा के कहेंगे। वो कैसे कहेंगे, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजन, इट्स मोलर मास इट्स नियरली, इसका मोलर मास नियरली है, शायद 64,500 देखा था, इतना है। ठीक है, 64,500। ठीक है, और इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन भी मैं यही देख लेता हूं। ठीक है, क्यों वो करें। ठीक है, परसेंटेज का साइन है यहाँ, है परसेंटेज ऑफ आयरन ना। एक सेकेंड, 4 है, कितना है जिससे एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन कहीं डायरेक्ट नहीं लिखी इन हीमोग्लोबिन, 2/3 ऑफ ब्लड 0.5 मिलीग्राम। मुझे 4% 3% कुछ ध्यान था कि क्या है। चलो यहाँ मुझे डायरेक्ट तो दिखा नहीं, चलो लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन मोलर मास इतना। ठीक है, लेट परसेंटेज ऑफ आयरन इन, बेटा हीमोग्लोबिन को ऐसे भी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन इज 0.04%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन मान लिया मैंने 0.04, मुझे याद है कुछ 4% नहीं है, तो अब यहां से सही निकाल दे। गिव नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन एटम कितने प्रेजेंट है ये बताना है। गिव नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन एटम कितने हैं। आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। हम्म, 0.035 था, 33। ठीक है, करिए। देखिए कैसे करना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। अच्छा बेटा, एक कॉमन सेंस है, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया, यार आयरन एटम का नंबर 1 से कम नहीं आना चाहिए, इसका मतलब या तो हम गलत हैं, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, या आप बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारा हीमोग्लोबिन का वेट है 64,500, हमने उसका 0.04% निकालना है, ये आया। तो
हीमोग्लोबिन का 0.04% कितना आया, ये 2 जीरो हट गए, फिर अभी 2 जीरो और हैं, 645 इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 ऊपर, 4 4 जा 16 2 18, 1 ऊपर, 4 6 जा 24, 125 है ना। ठीक है, तो ये अपॉन 100 भी है। आप बेटा जिस बच्चे ने भी किया था वो सही थे, हमारा आंसर गलत है। जिस बच्चे ने भी किया था वो सही थे, तो ये एक्चुअली 0.004% है। आई एम सॉरी, नहीं एक 0.004 नहीं, ये 258 आना चाहिए, 258, हाँ 258 के आसपास आना चाहिए। तो ये यहाँ हम थोड़े से गलत हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन हमने फ्रेम अभी अभी किया है, या मैंने इसको 0.04% ये इतना होगा, और अगर ये इतना होगा तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, और यहाँ पे जब आप ऐसे करेंगे तो ये आना है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप दोबारा कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो रही है। ठीक है, 0.4 अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, पॉइंट हटा 10 आ गए, और ये आ रहा था 2580 बाई 10, 258 आएगा नियरली। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया है? 258 आएगा नियरली, 218 आ रहा है, अरे यार कर ले कैलकुलेशन जो भी आ रहा है, मेरे हिसाब से 258 दिख रहा था, वॉट एवर, तरीका समझ ले। मतलब अब 258 आने के बाद क्या करना है बेटा, अगर आयरन का एक एटम वहां होता, वेरी गुड बेटा, तो उसका वेट होता 56। तो यहाँ कितने एटम है, तो आयरन के x एटम हुए, हर एटम का वेट 56 मल्टीप्लाइड दिस, तो x की वैल्यू कितने एटम आ रहे हैं, 258 बाई 56। तो 55 टाइम्स 250 होता है, तो 5 से तो कम ही आएगी, 54 टाइम्स इज 200 एंड 6 4 टाइम्स 200, तो 4.6 आ रहे हैं। लेकिन इसका ना सही आंसर जो है, मतलब मैं अगर वैल्यूज सारी सही लेता, हाँ बेटा ठीक है, हाँ बेटा, तो यहाँ सही वैल्यूज अगर मैं लेता तो यहाँ का आंसर आता 4 एटम। एक हीमोग्लोबिन में 4 एटम होते हैं, और ऑब्वियसली बेटा एक दो बच्चे कह रहे हैं बहुत कम वैल्यू है, वो बेटा सही में हीमोग्लोबिन में आयरन इतना ही होता है, 0.4% ही होता है, 0.4 से भी थोड़ा सा कम होता है, तो आयरन की परसेंटेज बहुत कम है। भाई कॉमन सेंस की बात करो ना, अगर डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे बॉडी में आयरन की कमी है, कहीं जाके लोहा थोड़ी खा लो, सुनार की दुकान पे, लोहार की दुकान पे थोड़ी चले जाओगे, पहले आयरन कमी है, लोहा दे दो, लोहा खाएंगे, लोहा किलो में ले लेंगे, किलो में। भैया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं बॉडी में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है माइक्रो लेवल पे, बहुत कम लेवल। ठीक है, तो आई होप सब आपको क्लियर होगा। तो परसेंटेज या क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो मैंने बताया, आप इस पे मत जाइए, ये बहुत कम है, क्या इतना कम होता है हीमोग्लोबिन में आयरन, ये अबे क्या लेना देना, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, है इसे उससे मत ले ना। अगली हेडिंग है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये 10th स्टैंडर्ड की है, परसेंटेज के बाद इसे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल हेडिंग। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है, एग्जैक्ट रिलेशन समझते हो ना, तो जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है वो कहलाता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा बेंजीन, तो बेंजीन में मैंने फॉर्मूला लिखा C6H6, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में एग्जैक्ट रेशियो जो आपस में है वो 6 है। लेकिन अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाता, यानी दोनों को 6 से डिवाइड कर देता, तो CH आ जाता, तो ये CH इसका कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक n फैक्टर्स होगा, मतलब आपने किससे डिवाइड किया इसे, जो ये आया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ exact relation between the elements in a compound is a
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने अगर यहाँ एक और नाम लिख दिया एसिटिलीन, एसिटाइलीन, जिसे इथाइन भी कहते हैं, इट इज C2H2। तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH, और इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा एन फैक्टर, मतलब इसका डबल करेंगे तो ये आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दो चीजों का सेम हो सकता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हुआ तो आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, और चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ नाम ले लिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी है ग्लूकोज, तो वो होता है C6H12O6। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, कोई बात नहीं, तीनों के तीनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, CH2O आ रहा है, और ये 6 टाइम्स है, तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का 6 टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। अगर मैंने इसी को सुक्रोज लिख दिया होता तो ये हो जाता C12H22O11। क्या इसका और सिंपल कुछ बन सकता है? ये 11 नंबर है, ये 22 है, 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ये तो 11 से कट ही नहीं रहा, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होता, और ये एन फैक्टर 1 कहलाता। तो जरूरी नहीं है एन फैक्टर आपको हमेशा मिले, हर क्वेश्चन में एन फैक्टर आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या सिंपल अगर बात करूं मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो ऑब्वियसली कार्बन 1 है, उससे कम क्या होंगे, CH4, यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दो वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए क्या है। अगर मैंने लिखा है एसिटिक एसिड, बच्चों आवाज आई अब? यस सर। यस सर। बेटा थोड़ा सा ना, ये अब आज इसको इतना ही रखना पड़ेगा। बेटा ये बताइए, आप लोग क्या इवनिंग 5 to 6 में कंफर्टेबल हैं सब बच्चे? इवनिंग 5 to 6 में कंफर्टेबल सर ऑनलाइन में? हाँ ऑनलाइन ही रहेगी, अभी तो ऑफलाइन का कोई सेंस ही नहीं होता बेटा। ठीक है, फिर Okay. भी कोई बच्चे को अभी कोई इश्यू हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि GRM ने गड़बड़ किया और आज 12 बजे के बाद वो मुझे अपना वो रिव्यू देंगे कि वो चेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैंने एक दिन आप लोग भी देख लो, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग पढ़ा दिया है, तो आज तो नहीं होगा इवनिंग में, और उनका भी नुकसान ना हो इसीलिए मैंने मोल नहीं पढ़ाया, सिंपल टॉपिक पढ़ाया जो 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो कल का जो होगा मैं ग्रुप में अभी अपडेट कर दूंगा, 12 बजे के बाद जैसे ही वो मुझे भेजेंगे, कल से पहले मैं अपडेट कर दूंगा। इवनिंग 5 to 6 होगा, वही 5:10 के आसपास, और मॉर्निंग अगर वो मानते हैं तो 9 to 10 ही रहेगा। ठीक है, एक दिन का टाइम लगेगा, आज वो अपने कॉलेज में देख लें, फिर हमसे जैसा कहेंगे हम
ठीक है बच्चों, बेटा Thank आज you, इतना sir. ही रख। थैंक यू सर। हाँ बेटा आज Thank you, sir. यू वेलकम बच्चों।